हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स की थ्योरी कवर की थी। उसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ये तीन टॉपिक स्टडी कर लिए थे डिटेल के अंदर, और एक लास्ट टॉपिक बाकी था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तीन टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला टाइप होता है, the first one is simple microscope. simple microscope सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होती है जो वॉच मेकर्स या रीडर्स जो होते हैं वो रीड करने के लिए या वॉच मेकिंग के प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। वो बस ऑब्जेक्ट की साइज़ को थोड़ा सा एनलार्ज करके बताता है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो फाइंड आउट करनी होती है। पहले देखेंगे हम एग्जैक्टली उसका मैकेनिज़्म कैसा होता है। तो हमारे पास इस तरह से एक सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। ओके, दिस इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पोल से, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यू हो गया, यहाँ पर यू दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड थिंग, ये जो यहाँ पर इस तरह से लेंस दिखाई गई है ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके अंदर बस एक ही लेंस का यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट की इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड के अंदर फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड के अंदर है तो इसकी इमेज दैट इज़ ए डैश बी डैश, ये उसकी इमेज फॉर्म होने वाली है। और इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो यहाँ पर वी से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर का जो बेसिक फार्मूला होता है उसके अंदर ये टर्म आती है, देखो, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है। बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या होता है? सबसे पहले देखो इसके अंदर बीटा आया है। बीटा इज़ द विजुअल एंगल मेड बाय द इमेज जो एंगल फॉर्म करने वाली है वो बीटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी और पोल के पास जो एंगल फॉर्म होने वाला है दिस एंगल इज़ बीटा, ठीक है। और दूसरा होता है अल्फ़ा। सेम ऑब्जेक्ट ए बी जो ऑब्जेक्ट है उस ए बी ऑब्जेक्ट को अगर 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर कितना क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल फॉर्म होने वाला है दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है। इन दो एंगल्स का जो रेशो होगा दैट विल बी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा दोनों मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसकी जगह हम एक बेसिक फार्मूला लेते हैं, m इज़ इक्वल्स टू डी अपॉन यू। ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो केसेस आ जाती है। पहली केस है इसके अंदर, द फर्स्ट केस इज़, केस फर्स्ट बोलेंगे इसको, केस फर्स्ट क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज दैट इज v का डिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट अगर होगा तो इस केस के अंदर जो v की वैल्यू जीरो इनफाइनाइट हो गई, दैट मीन्स जो हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u, उसके अंदर ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएंगी। तो बाकी बचे हुए टर्म्स को अगर हम देखेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिलेगा हमें m इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी वो? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड केस सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो लोकेशन है वो फिर से हमें चेंज करनी है। सेकंड केस के अंदर व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो कहाँ पर फॉर्म होने वाली है? 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो उस केस के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर होंगी दैट मैग्नीफाइंग पावर m विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? ये बस यहाँ पर डी अपॉन एफ है और यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन एफ है। ये जो होगी पहली केस जो देखी है हमने वो मैक्सिमम है। ये जो केस होंगे ना, पहली केस जो देखी है वो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए, ठीक है। और जो दूसरी केस देखी है हमने यहाँ पर दिस इज़ फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर बस यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, ओके।
सो दोनों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमें दोनों भी फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड है। अब इस केस के अंदर ये जो फर्स्ट केस है, इस केस के अंदर आइज़ के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। ओके, सो इन दिस केस वी कैन से दैट नो स्ट्रेस ऑन आइज़। जो आँखों के ऊपर स्ट्रेस होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। इस केस के अंदर जो सेकंड केस है उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। जो प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चंस थे, जितने भी शिफ्ट के अंदर थे, वो हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो आइज़ है उसके ऊपर बिना कुछ स्ट्रेस गिरे वो इमेज फॉर्म होने वाली है। तो उस केस के अंदर हमें ये जो केस फर्स्ट है वो कंसीडर करनी होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम, सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड नंबर 2 इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर एक की जगह दो लेंसेस यूज़ होती है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक मैं डायग्राम सामने रख लेता हूँ इस तरह से। ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पहली लेंस है एंड दिस लेंस इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस तरह से उल्टा रखा हुआ है। ओके, सो पहली जो लेंस है ऑब्जेक्ट के जो सामने है, ऑब्जेक्ट को फेस करेंगे, वो होगी ऑब्जेक्टिव लेंस। उसे क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में ये जो पहली लेंस है, इस पहली लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज राइट साइड में यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। सो पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर दिया हुआ है -UO क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर है। उसके बाद में इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। सो दिस इज़ इमेज डिस्टेंस प्लस VO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। उसके बाद में ये जो पहला पार्ट है इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कंसीडर करो कि ये किसी भी तरह की लेंस नहीं है, इस तरह से लेंस नहीं है। तो ये सेकंड जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट होने वाली है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखी हुई है, इसकी इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फॉर्म होने वाली है। सो यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज मिल जाएंगी। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी फाइनल इमेज हमें अपोजिट साइड के अंदर इनलार्ज करके मिल जाएंगी। तो इस केस के अंदर जो दो लेंसेस यूज़ हुए, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर जो होगी उस लेंस को एक स्पेशल नाम है दैट इज़ आई पीस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है और ऑब्जर्वर जिस साइड में प्रेजेंट होगा आंखों से देखने वाला है। दैट मीन्स जो आइज़ के साइड में होगा वो हो गई आई पीस और जो ऑब्जेक्ट के सामने होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब ये दोनों लेंसेज जो होती है दोनों के डायमीटर के अंदर, एपर्चर के अंदर फ़र्क होता है। इसका एपर्चर कम होता है और इसका एपर्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। ये जो दो लेंसेज होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे उसे? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो लेंथ होगी वो दो टर्म से बनने वाली है। पहली तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ VO, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ UE। इन दोनों की एडिशन अगर हम करेंगे तो L मिलेगा। मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ इस तरह से, L इक्वल्स टू दैट इज़ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल्स टू क्या क्या है वो, VO प्लस UE। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस और आई लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मिलेंगी। ठीक है, दोनों का भी बस मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पर देखेंगे हम कि -UE आया है, अगर हम माइनस लेंगे तो हमें लेंथ करेक्ट मिलने वाली नहीं है, हमें बस उसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन कन्वेंशन छोड़ देना है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय M इज इक्वल्स टू M0 इंटू ME। M0 होगा या MO। दैट मीन्स यहाँ पर जो दो M आए हुए, ये तो टोटल पहला जो M होगा ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ होल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके अंदर दो लेंसेस है, दो के अंदर पहला जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये हो गई लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन
ऑफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एम ई है। एम ई मतलब क्या? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस और आई पीस, ठीक है। आई पीस या आई लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो सेकंड पार्ट के अंदर लेनी है। देयरफॉर एम कैन बी रिटन एज, मैग्नीफाइंग पावर कैन बी रिटन एज, एम ओ की जगह पर क्या आ जाएगा? एम ओ की जगह यहाँ पर वी ओ अपॉन यू ओ भी ले सकते हैं हम, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये? ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद में दूसरा है एम ई, एम ई की जगह पर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का देखा था, दैट इज डी अपॉन यू। ये आई लेंस के लिए तो यहाँ पर यू की जगह यू ई आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर भी दो केसेस होती हैं। तो पहली केस क्या होगी? पहली केस जैसे हमने पहले देखा था, इससे पहले वाली जो सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट था उसके अंदर केस फर्स्ट क्या होंगी? इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएंगी? m विल बी इक्वल्स टू v0 अपॉन u0 इनटू d अपॉन f, डी अपॉन क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ कौन सा? आई लेंस का, सो एफ ई कर लेंगे। और दूसरी केस क्या थी इसके अंदर? if v, that is final image, is formed at distance of distinct region, in that case the magnifying power will be maximum. this means यहाँ पर वी ओ अपॉन यू ओ आ जाएगा, उसके साथ में यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो हम डिफाइन कर चुके हैं। इस केस के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इतना डाटा यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो देखेंगे। वो माइक्रोस्कोप नहीं है, इस केस के अंदर वो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर हमने दोनों भी देखे थे, दोनों के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल साइज़ का होता था। अब इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो होगा वो लार्ज साइज़ का है। सो इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो इस तरह से हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसकी डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे जिस साइड की ओर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस केस के अंदर कोई स्टार हो सकता है या कोई फॉर एग्जांपल मून हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से जो रेज आने वाली है वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर पड़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसके साइड में यहाँ पर आई लेंस होंगी। इस केस के अंदर अब उल्टा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर जो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आई लेंस और आई पीस, ठीक है। जो रेज ऑब्जेक्ट से आने वाली है वो ऑब्जेक्टिव से पास होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज हो जाएंगी। जहाँ पर वो कॉन्वर्ज होने वाली है दैट इज़ द फोकल पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल पॉइंट आ गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद में यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो चुकी है, दिस इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड आई लेंस, ठीक है। और इसकी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर जो आईज है वहाँ पर फॉर्म होने वाली है। तो इस केस के अंदर आई पीस और ऑब्जेक्टिव को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो एग्जैक्टली फोकल लेंथ के ऊपर आनी चाहिए आई पीस के। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा, ओके। सो अगर हम दोनों की एडिशन करेंगे जैसा हमने इससे पहले देखा था दैट इज़ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये केस के अंदर फोकल लेंथ की एडिशन है, दैट मीन्स एफ ओ प्लस एफ ई है, ओके। दोनों का बस मैग्नीट्यूड ऐड करना है। उसके बाद में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, magnifying power, that magnifying power is given by m is equals to यहाँ पर आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। दोनों भी फोकल लेंथ का बस हमें यहाँ पर डिवीजन लेना है, दोनों की डिवीजन ले लेंगे तो हमें सिंपली जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मिल जाएंगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट रह गया था, देखो अबरेशन का। अबरेशन क्या होता है वो समझ लो, बस सिंपल सा टॉपिक है, उसे हम शॉर्टकट के अंदर कवर करेंगे। जो मिरर से, मिरर के केस के अंदर एक अबरेशन था दैट इज स्फेरिकल अबरेशन, स्फेरिकल अबरेशन,
अबरेशन। अबरेशन मीन्स डिफेक्ट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो स्फेरिकल अबरेशन है ये मिरर्स के अंदर होता है, ठीक है। अब मिरर के अंदर बेसिकली शेप क्या होता है उसका, मान लो कि हमारे पास इस तरह से कोई कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, इस तरह से हमने कॉन्केव मिरर कंसीडर कर लिए, ओके। और इसके ऊपर जो रेज, ये सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके ऊपर जो रेज इंसिडेंट होने वाली है, मान लो कि इस तरह से रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, दिस इज़ द फर्स्ट रे, और नीचे की तरफ से भी एक यहाँ पर सेकेंड रे दिखा लेंगे हम, सेकेंड रे। इस तरह से इस कॉन्केव मिरर के ऊपर जो रेज है वो इंसिडेंट हो जाएंगी, और इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सिंगल पॉइंट के ऊपर ये कॉन्वर्ज हो जाएंगी। ये रियल केस है, रियलिटी में ऐसा होना चाहिए, ओके। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। स्फेरिकल शेप होगा अगर कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का, तो उस केस के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंट रेज होती है, लॉन्ग डिस्टेंट रेज मतलब कौन सी, अब मान लो कि एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर ये पहली रे हमने दिखा ली, और नीचे की तरफ भी इस तरह से दूसरी रे, वो भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। मिरर पर इंसिडेंट करने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो एक सिंगल पॉइंट पर, जहाँ पर पहले रेज इंसिडेंट किए थे कि वह कॉन्वर्ज हुए थे, वहाँ पर जाने की बजाय उनका फोकस वो शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से उनका जो फोकस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फोकस क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो जो फाइनल इमेज होगी वो फाइनल इमेज क्लियर नहीं होगी, वो ब्लर हो जाएंगी। तो इस तरह से जो यहाँ पर एक टाइप का डिफेक्ट फॉर्म होने वाला है ड्यू टू द पैरेक्सियल और लॉन्ग डिस्टेंट रेज विच आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल शिफ्ट देयर फोकस टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो लॉन्ग डिस्टेंट रेज है उन्होंने उनका फोकस यहाँ पर पोल की तरफ शिफ्ट कर लिया है। पोल यहाँ पर है, इस डायरेक्शन के अंदर उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है। तो इसकी वजह से जो फाइनल इमेज है वो ब्लर होंगी। दिस इज़ नोन एज स्फेरिकल अबरेशन। ये एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप की वजह से आता है। तो स्फेरिकल की जगह अगर हम यहाँ पर पैराबोलिक मिरर्स यूज़ करेंगे तो ये अबरेशन अवॉइड हो जाएगा, ओके। उसके बाद में सेकंड, लेंसेज के केस में जो अबरेशन होता है दैट अबरेशन इज क्रोमैटिक अबरेशन। उसे क्या नाम दिया गया है, क्रोमैटिक aberration. क्रोमैटिक मीन्स रिलेटेड टू कलर। अब लेंसेज के केस के अंदर, लेंसेज अगर हम कंसीडर करेंगे, कोई भी लेंस अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट द टू प्रिज्म्स विच आर जॉइंड बेस टू बेस। इस तरह से अगर हम दो प्रिज्म्स को बेस टू बेस अटैच करेंगे तो हमें इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएंगी, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो दोनों भी सिमिलर है। और अगर पॉलीक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट अगर किसी लेंस के अंदर से पास होती है तो पास होने के बाद में उसके अंदर डिस्पर्शन का फिनोमेनन होता है। मतलब जो राइट साइड होंगी, राइट साइड के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स दिख जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो कलर्स जो इमेज फॉर्म होने वाली है फाइनल इमेज, तो वो कलरफुल इमेज होगी। तो एग्जैक्टली उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, वो क्या होता है, उसको हम आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लेंस कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट हम एक लेंस कंसीडर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस। और इसके ऊपर कंसीडर करो कि समझा ये हो गया उसका पोल में से पास होने वाला एक्सिस, ओके। और इसके ऊपर इस तरह से रेज इंसिडेंट करने वाली है, रेज ऐसे इंसिडेंट किए, दीज आर दी रेज विच इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ठीक है। दो यहाँ पर हम बस रेज कंसीडर करने वाले, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। तो यहाँ पर अगर मोनोक्रोमेटिक होगी तो एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी, बट अगर पॉलीक्रोमेटिक होगी, पॉलीक्रोमेटिक क्या करेंगी, उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो कलर्स यहाँ पर जाने के बाद में सेपरेट हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ
जो वॉयलेट कलर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वॉयलेट कलर की जो रेज है वो देखेंगी, वो उनका फोकस एक सेम पॉइंट के ऊपर, एक फिक्स पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज करेंगी। सो दिस इज़ फोकल पॉइंट फॉर द वॉयलेट कलर। ओके, उसके बाद में जो लास्ट के अंदर रेड कलर होता है, रेड के अंदर सबसे कम डेविएशन होगा, तो वो भी उनका फोकस एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट रेड लाइट, रेड रे, और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड रेड रे है। ओके, तो ये दोनों भी जो होगी, जस्ट 1 मिनट, ओके, ये सेकंड रे होगी, सेकंड रे भी उसका फोकस यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। ये किसके लिए हो गया? रेड कलर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गैप फॉर्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो फाइनल इमेज होगी, यहाँ पर अगर कोई डॉट होगा तो फाइनल में क्या मिलना चाहिए? एक डॉट ही मिलना चाहिए, बट वो जो डॉट होगा वो कलरफुल मिलेगा हमें। तो ये टाइप का जो यहाँ पर अबरेशन है, डिफेक्ट है, उसे बोलेंगे हम क्रोमैटिक अबरेशन। ओके, अब क्रोमैटिक अबरेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर एक कॉन्वेक्स की जगह कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव लेंस यूज़ करनी होती है, ठीक है, और उनकी जो डिस्पर्सिव पावर होगी, दैट डिस्पर्सिव पावर इज़ गिवन बाय द रिलेशन ω1 अपॉन ω2 अगर हमने कंसिडर किए, तो ये -f2 अपॉन f1 के प्रोपोर्शन में चाहिए। ओके, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर -f1 अपॉन f2 के प्रोपोर्शन में चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है, इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के अंदर इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। सो जो ऑप्टिक्स की थ्योरी थी वो हमने इस लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर में भी की थी, बट इसके अंदर हमने जो थ्योरी है वो फाइनल कर दी है। बस हमें इसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखने हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।